आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। सरकार ने शनिवार को कहा है कि वह उन नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस परमिट को निबंधीकरण की सुविधा के लिए कदम उठाएगी जिनके आईडीपी वैधता विदेशों में रहते हुए समाप्त हो गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है जिसमें केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन के लिए टिप्पणी और सुझाव मंगाए गए हैं ताकि उन नागरिकों की आईडीपी के निबंधीकरण की सुविधा उन्हें दी जा सके जिनकी आईडीपी की वैधता विदेश में रहते हुए समाप्त हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि ये देखने में आया है कि कुछ ऐसे नागरिक जो विदेश की यात्रा कर रहे हैं और किसी अन्य देश में है, उनकी आईडीपी की समय सीमा समाप्त हो गई है और विदेश में इसके निबंधीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रस्ताव में देश में आईडीपी के लिए अनुरोध करते समय एक चिकित्सा प्रमाण पत्र और एक वैध वीजा की शर्तों को यहां पर हटाना शामिल है। बिहार सरकार ने राज्य में 15 अक्टूबर से तमाम तरह की गतिविधियों की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी माननी पड़ेगी। 4 दिन बाद राज्य में सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक, धार्मिक, खेल समेत अन्य गतिविधियां शुरू हो जाएगी। सरकार ने इन गतिविधियों के लिए शर्तें तय करते हुए एसओपी जारी कर दी है। आपको बता दें कि इन गतिविधियों पर कोरोना संकट के कारण से ही यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान ही इन पर रोक लगी हुई थी। केंद्र सरकार ने 30 सितंबर को अनलॉक 5 की गतिविधियों में यहाँ पर संबंधित एसओपी जारी की थी जिसमें राज्य सरकारों को निर्णय लेने की जिम्मेदारी की थी, जिसके बाद बिहार सरकार ने सशर्त सारी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे दी है। वही गृह विभाग के आदेश के मुताबिक 15 अक्टूबर से राज्य में होने वाले किसी भी कार्यक्रम का आयोजन बंद स्थल यानी हॉल में भी हो सकता है। हॉल में अधिकतम 200 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। हॉल की क्षमता के अनुसार 50% तक की उपस्थिति की अनुमति यहाँ पर रहेगी। वही हॉल में एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रखना होगा। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन करना होगा। वही कार्यक्रम या सभा मैदान में होने वाले जिला प्रशासन द्वारा मैदान की क्षमता को ध्यान में रखकर वहां लोगों की उपस्थिति की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे। ये कम से कम 6 फीट होनी चाहिए। सरकार ने हॉल या मैदान में होने वाले किसी तरह के कार्यक्रम या सभा में आने वाले लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके अपने फोन में रखने की सलाह दी है। साथ ही कोरोना संकट में बिहार विधानसभा चुनाव की बीच से इस बार दुर्गा पूजा और दशहरा की रौनक भी फीकी रहेगी। दुर्गा पूजा का आयोजन सिर्फ मंदिर और घरों में ही हो सकेगा। इस बार ना मेले लगेंगे, ना ही सामूहिक रूप से कोई प्रसाद बांटे जा सकेंगे। यही नहीं, लाउड स्पीकर बजाने की भी अनुमति सरकार की ओर से नहीं है। इस बार रामलीला का आयोजन भी नहीं होगा। सार्वजनिक स्थानों पर रावण दहन का भी इस बार बिहार में अनुमति नहीं है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख के आसपास। 24 घंटों में 73,000 नए मामले आए हैं सामने। 82,000 लोग हुए ठीक। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख के आसपास आ गई है। नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही एक्टिव केसों की संख्या में भारत में गिरावट दर्ज हो रही है। वहीं नए संक्रमितों से ज़्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 73,272 नए मामले सामने आए हैं और 82,753 मरीज ठीक भी हुए। हालांकि 926 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के कारण हुई है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 69,69,000 हो गई है। इनमें 1,07,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वही एक्टिव केसों की संख्या भारत में घटकर 8,83,000 हो गई है। कुल 59,88,000 लोग भारत में ठीक हो चुके हैं। वही संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या भारत में 6 गुना ज़्यादा है। देश में लगातार 3 हफ्तों से नए रिकवरी केसों की संख्या में ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा आ रही है। वही आईसीएमआर के मुताबिक 9 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के भारत में कुल 8,57,00,000 टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 24 घंटों के अंदर 11,64,000 सैंपल की टेस्ट भारत में की गई थी। भारत में पॉजिटिविटी रेट 7% है। वहीं देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है।
वहीं कोरोना संक्रमितों के हिसाब से भारत तो दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत का नंबर है। वहीं राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस के रेट में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.53% हो गई है। इसके अलावा रिकवरी रेट भारत में लगातार बढ़ रहा है। वही एक्टिव केसों जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है उनकी दर भी भारत में 12% हो गई है। इसी के साथ रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर भारत में 86% से ज़्यादा है। वही भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। वही सबसे ज़्यादा कोरोना की मार झेलने वाले महाराष्ट्र राज्य में कोरोना संक्रमितों के पिछले 24 घंटों में 12,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र में लगातार मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटों में 10,000 मामले सामने आए हैं। यहाँ भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद केरल में भी 9,000 से ज़्यादा मामले यहाँ पर पिछले 24 घंटों में सामने आ चुके हैं। वहीं तेलंगाना में मरने वालों की संख्या 1200 पार हो चुकी है। कोरोना संक्रमितों के लोगों की संख्या यहाँ बढ़कर 2,08,000 हो चुकी है, जबकि मृतकों की संख्या यहाँ पर 1,208 पहुँच गई है। वहीं त्रिपुरा में 28,000 के करीब कोरोना मरीज मिल चुके हैं। यहाँ टोटल मामलों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 27,982 हो गई है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 926 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद से चलने पर दोपहर 12:41 पर ये अंधेरी स्टेशन पहुंचेगी। वहीं मुंबई से चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन 15:58 पर मुंबई पहुंचेगी। इस ट्रेन को नडियाद, वडोदरा, भरूच और सूरत, वापी और बोरीवली स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। IRCTC फिलहाल लखनऊ से नई दिल्ली और अहमदाबाद से मुंबई के बीच तेजस ट्रेन चलाता है। वहीं तेजस एक्सप्रेस ट्रेन पहली प्राइवेट ट्रेन के तौर पर इसे चलाया गया था। वहीं लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलाई जा रही तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से सुबह 6:10 पर चलेगी। वहीं दोपहर 12:25 पर यह ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी। वहीं रास्ते में ये ट्रेन कानपुर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। वहीं वापसी में ये ट्रेन दिल्ली से दोपहर 3:35 पर चलेगी। वही रात को 10:05 पर यह लखनऊ स्टेशन पहुंचेगी। वही IRCTC के मुताबिक त्योहारों में यात्रियों की मांग को देखते हुए इस ट्रेन का संचालन चलाने का यहाँ पर ऐलान किया है। कोरोना महामारी के चलते ये ट्रेन 19 मार्च 2020 से कैंसिल रही है। वहीं इन ट्रेनों के सफ़र करने वाले यात्रियों को सरकार की ओर से जारी किए गए हेल्थ प्रोटोकॉल को पूरी तरह से पालन करना होगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को 2 गज की दूरी रखनी होगी। वहीं 2 यात्रियों के बीच की सीट को खाली रखने का फैसला किया गया है, जिससे यात्री को जो सीट अलॉट होती है उसी सीट पर बैठना होगा। वहीं सीट बदलने की इजाज़त नहीं होगी। वहीं ट्रेन में स्टॉप पर यात्रियों को फेस मास्क या फेस कवर का इस्तेमाल करना होगा। सभी यात्रियों को अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखना होगा। वहीं टिकट बुक करते समय यात्रियों को नियमों के बारे में जानकारी भी रेलवे की ओर से दी जाएगी। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई। इसी के साथ ही लोगों को लुभाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां जुट गई है। उपचुनाव में भी किसानों का मुद्दा ही यहां पर गुज रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वे 4,000 करोड़ रुपए राहत राशि किसानों के खाते में डाले जाएंगे। वही देवास में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले साल फसल खराब हुई थी, लेकिन कमलनाथ ने पैसा नहीं दिया था। आज मैं कह रहा हूं कि 4,000 करोड़ रुपए की राहत राशि किसान के खातों में डाली जाएगी। जिनकी फसलें खराब हुई उन सभी को राहत की राशि फसल बीमा योजना का पैसा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने में धन की कमी का हमेशा रोने वाले कमलनाथ की सरकार 6,000 करोड़ रुपए की कृषि कर्ज महज कागजों में माफ किया है। इसके बदले संबंधित बैंकों को भुगतान तक नहीं किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकार में मंत्री और विधायकों के लिए वल्लभ भवन का दरवाजा बंद रहता था, लेकिन कोई भी ठेकेदार आ जाए तो ये दरवाजा तुरंत खुल जाता था और निविदाओं में हेरफेरी की जाती थी। वही सूबे की 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के प्रचार के दौरान यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे लोग अब भी गिद्दा दृष्टि देखकर बैठे हैं, मौका मिल जाए तो प्रदेश को फिर से लूट ले। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश 230 सदस्यों वाले विधानसभा में वर्तमान में 202 विधायक हैं, जिनमें भाजपा के 107 और कांग्रेस के 88 और बसपा के 2 और समाजवादी पार्टी का 1 और 4 नेता शामिल है। इस तरह कुल 230 सदस्यीय विधानसभा में पूर्ण सदन की स्थिति में यहाँ पर जादुई आंकड़ा यानी बहुमत साबित करने के लिए सदस्यों की संख्या यहाँ पर 116 है, न्यूनतम संख्या। आज सोना और चांदी की कीमत में बड़ा उलटफेर हुआ है। चांदी 2,500 रुपये हुई है महंगी, तो सोने की कीमत में भी आया है उछाल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत बढ़ने से घरेलू बाजारों में सोने के दाम बढ़ गए हैं।
MCX में शुक्रवार को गोल्ड वायदा भाव 750 रुपये यानी 1.3% बढ़कर 50,817 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दाम भी 2,500 रुपये तक बढ़ गए हैं। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से राहत पैकेज की घोषणा की उम्मीद के कारण सोने की कीमतों में यहाँ पर तेजी मिल रही है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि सोने की कीमतों में आने वाले दिनों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। दिवाली तक सोने की कीमतों में बड़ी तेजी या गिरावट के आसार नहीं है। दिवाली पर सोना 50,000 से 55,000 के आसपास रह सकता है। वहीं यहाँ पर जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस का कहना है कि डॉलर में गिरावट के कारण सोने की कीमतों में असर दिख रहा है। MCX में गोल्ड की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से यहाँ पर बढ़ रही है। वह अमेरिका में शुक्रवार को गोल्ड के वायदा भाव 2% उछाल के साथ $1925 प्रति औंस पर बंद हुआ। इस बीच बाइडेन की जीत की उम्मीद के बीच $0.7% तक गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई। अमेरिका में कम ब्याज दर और अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस के असर को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक और मुद्रा बैंक की छपाई के कारण इस साल सोने की कीमतों में 26% यहाँ पर गिरावट आई है। वहीं गोल्ड की तरह चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। शुक्रवार को 1 किलोग्राम चांदी का वायदा भाव 2,500 रुपये यहाँ 4% बढ़कर ये 62,955 रुपये पहुँच गया। वहीं इससे ठीक एक दिन पहले बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में चांदी 62,159 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। वहीं भारत में सोमवार को 7वीं बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए सब्सक्रिप्शन खोली गई, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने बताया कि इशू प्राइस 5,051 रुपये प्रति 10 ग्राम सोना तय किया गया है। सामान्य तौर पर गोल्ड बॉन्ड का इशू प्राइस पिछले 3 दिनों में 99.9% शुद्धता वाले सोने के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से संवाद के अपने लोकप्रिय मासिक कार्यक्रम मन की बात के कार्यक्रम के प्रसारण के लिए शनिवार को लोगों को सुझाव देने का आग्रह किया है। मोदी का यह कार्यक्रम प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को आकाशवाणी से सुबह 11:30 बजे प्रसारित किया जाता है। इसे माह ये 25 अक्टूबर को प्रसारित किया जाएगा। पिछले साल 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद PM मोदी का ये 70वां कार्यक्रम होगा। वहीं मोदी के ट्विटर हैंडल पर इस माह प्रस्तुत किए जाने वाले मन की बात कार्यक्रम के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सुझाव माई ऐप, MyGov ऐप और अन्य द्वारा यहाँ पर संदेश रिकॉर्ड किए जा सकते हैं।